नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि धीमी वेतन वृद्धि और कमर तोड़ महंगाई के कारण वास्तविक घरेलू आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है और उसने कहा कि शुतुरमुर्ग वाली कहावत की तरह सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी के सबसे बुनियादी चुनौती के प्रति आंखें बंद किए हुए है। जयराम नरेश के इस बयान से जो लिखित रूप में उन्होंने दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसने कहीं ना कहीं फिर से लोगों के जो दर्द हैं, जो लोग छोटी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनका दर्द है वो कहीं ना कहीं बयां हो गया है। तो आज बात इसी पे करेंगे, घटती आय बढ़ती मुसीबत। जयराम रमेश ने कहा कि एक जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है जिसे केंद्र सरकार लगातार नकारती रही है। भारत में वास्तविकता घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है। एक बयान में धीमी वेतन वृद्धि, जैसा मैंने बताया, और कमर तोड़ महंगाई कारण वास्तविकता मजदूरी महंगाई के हिसाब से समयोचित वेतन या कहें कि आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है। रमेश ने यह भी कहा कि कई सर्वेक्षण और डेटा, जिनमें अपंजीकृत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटा और घरेलू उपभोक्ताएं व्यय सर्वेक्षण शामिल हैं, ने कामकाजी भारतीयों के बीच वित्तीय संकट को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़ों सहित डेटा के कई स्रोतों के इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी दिखाई दिए हैं कि श्रमिकों की क्रय शक्ति, खरीदारी करने की क्षमता 10 साल पहले की तुलना में आज कम हो गई है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो आरोप जयराम नरेश ने लगाए हैं, उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस ने लगाए हैं, ये तो कांग्रेस का बयान, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि भाई 10 सालों में लोगों की खरीदने की क्षमता कम हुई है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो रिपोर्ट, जो आजकल रिपोर्टों का दौर चल रहा है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो बवाल हो जाता है, तो अभी एक जिस कंपनी का हवाला जयराम नरेश या कांग्रेस ने दिया, वो भी हम लोग को देखना चाहिए। ये तमाम कंपनियां हैं, इनका एक जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट ने ये कहा है। हाँ, तो ये 4 सवाल पूछे हैं। निजी निवेश सुस्त क्यों बना हुआ है? ओवरऑल निवेश में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी का 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर क्यों है? ये कांग्रेस द्वारा पूछे गए 4 सवाल है। उपभोग वृद्धि इतनी कमजोर क्यों है? निजी अंतिम उपयोग वह GDP का सबसे घटक वित्त वर्ष 2014 केवल 4% के आसपास क्यों बढ़ा? वास्तविक मजदूरी और आय स्थिर क्यों है या इसमें गिरावट क्यों आ रही है? GDP की फीसदी के रूप में मैन्युफैक्चरिंग UPA के कार्यकाल में 16.5% से गिरकर 14.5% क्यों हो गया है? कपड़े जैसे श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग में यह गिरावट विशेष रूप से क्यों हो रही है? भारत का कपड़ा निर्यात 2013-14 में $15 अरब से गिरकर 2023-24 में $14.5 अरब रह गया। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि एक जाने माने ब्रोकरेज फर्म की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर उस सच्चाई पर प्रकाश डाला है जिसमें केंद्र सरकार लगातार नकारती है कि भारत में वास्तविकता घरेलू आय में लगातार गिरावट आ रही है। धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी महंगाई के हिसाब से समयोजित वेतन या कहें कि आय में अभूतपूर्व गिरावट आई है। उन्होंने आगे कहा कि कई सर्वेक्षण और डेटा, जिनमें अपंजीकृत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, ASUSE भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटा और घरेलू उपभोक्ता वर्ग HCES शामिल हैं, ने कामकाजी वर्ग के भारतीय के बीच वित्तीय संकट दर्शाया है। सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़ों सहित डेटा के कई स्रोतों ने इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी दिखाई दिए हैं कि श्रमिकों की क्रय शक्ति, खरीदारी की करने की क्षमता आज से 10 साल की तुलना में सबसे कम है।
श्रम ब्यूरो का वेतन दर सूचकांक सरकारी डेटा की बात करें तो श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 2014-2023 के बीच स्थिर रही। वहीं साल 2019 से 2024 के बीच इसमें कई बार गिरावट आई है। उन्होंने बाद में कृषि मंत्रालय कृषि सरकारी डेटा पर गौर करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खेतीहर मजदूरों की जो मजदूरी थी वो हर साल 6.8% दर से बढ़ी, जबकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खेतीहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में हर साल -1.3% की गिरावट आई है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज शशिकांत त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशिकांत प्रसाद आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश बघेल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता, अविरल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुंजन मेहरा हैं, इकोनॉमिक्स विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी हैं, आर्थिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आकाश जी आप ही का रुख करूँगा। देखो आकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज जी। जिस तरीके से जयराम रमेश ने जो ये बयान दिए हैं, इनको लेकर आप कैसे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि लगातार जो खरीदने की जो क्षमता है वो लोगों की कम हुई है, आय के जो साधन है वो कम हुए, और जो वेतन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही हैं। आकाश जी। देखिए, जयराम रमेश साहब का और कांग्रेस पार्टी दोनों का मैं सम्मान करता हूं। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ, बट आज का डेटा कुछ और दिखा रहा है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहूंगा जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे फास्ट है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से। मैं आपके सामने डेटा रख दूं, 8.2% रिकॉर्डेड डेटा है 31 मार्च 2024 पूरे साल का जो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ है। हमसे बड़ी 4 इकोनॉमीज कौन सी हैं? अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान, चारों से तेज जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की। आज देखें, रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल इशू के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया हुआ है क्लियरली, और उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं। यूएस, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, 2022 में 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ एग्जिबिट की। जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2023 के 1 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई दी। जापान की बात करें, वो परफॉर्मेंस इस तरह की है कि जर्मनी 2023 के क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाता है, जापान उससे भी नीचे आता है, नंबर 4 पे आ जाता है। तो हिंदुस्तान अकेली बड़ी इकोनॉमी है जो इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ एग्जिबिट कर रही है, बहुत बढ़िया ग्रोथ एग्जिबिट कर रही है। उसके अलावा और नंबर्स दे दूं आपको। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 का डेटा है, 2.1 लाख करोड़ क्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। तभी है जब लोग परचेज करते हैं, जब लोग कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि जीएसटी तो तभी पे होगी जो लोगों की बाइंग पावर है, तभी जाके लोग कंजम्पशन कर रहे हैं। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपको डेटा दे दूं 9 साल का, वो बताता है 25 करोड़ के आसपास लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। यानी जिन लोगों को, जिन हमारे भाइयों को खाने पीने की, एजुकेशन की, हेल्थ की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी पिछले 9 साल में, इतने लोग हैं उनको मिलनी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ, देश की इकोनॉमी दिख रही है, और ग्लोबल इकोनॉमी के बाकी कंट्रीज के मुकाबले मैंने आपको चारों वो इकोनॉमी बताई जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। अब आप हमारे पड़ोसियों के मुकाबले आ जाइए। पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, लास्ट ईयर वो विजुअल सबने देखे हैं जब 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी।
बिल्कुल। श्रीलंका 2 साल पहले, नहीं मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जो कुछ हुआ है हमने देखा है। बांग्लादेश, मैंने उसके ऊपर बहुत स्टोरीज की हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत से शोज किए हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी में जो उथल पुथल रही है पिछले हफ्ता 10 दिन, वो 10 दिन नहीं, कम से कम 90 दिन तक उसका असर रहेगा और बांग्लादेश की इकोनॉमी पे भी उसका क्लियरली इंपैक्ट आएगा। तो आपके सामने मैंने डेवलप्ड इकोनॉमीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी 4 इकोनॉमीज है, उसका डेटा रख दिया, पड़ोसियों का डेटा रख दिया। तो बताइए भारत किससे पीछे है? हाँ, कुछ इम्पैक्ट हम पे भी आए हैं, जो कैलेमिटीज आई हैं, जैसे कोरोना है, अब सारी दुनिया पे इम्पैक्ट आया है, कुछ इम्पैक्ट हम पे भी आया है। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी दुनिया स्लो डाउन में गई, हिंदुस्तान फिर भी जो है ग्रो कर रहा है, कुछ इम्पैक्ट तो हम पे भी आना था। अब रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, इसराइल का इशू भी चल रहा है, हूती का इशू भी चल रहा है। 2020 से लेके दुनिया स्लो डाउन का मुकाबला कर रही है। रादर अमेरिका के बारे में तो 15 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि शायद रिसेशन में चला गया है। उसके बावजूद, ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। और जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सड़कें बनेगी, तो सड़कें बनेंगी तो सबसे पहले रोजगार किसको मिलेगा? मेरे मजदूर भाई को। सड़कें कौन बनाएगा? मेरा मजदूर भाई। जब तक आगे नहीं होगा वो 600 रुपये 800 रुपये कमाने वाला, दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर भाई, तो सड़क कैसे बनेगी? तो जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ तो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी ही होनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस साल बजट में 11 लाख करोड़ की एलोकेशन की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? उसमें सबसे पहले, चाहे रेलवे लाइन लगानी है, चाहे आपको फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो सबसे पहले जरूरत है मेरे मजदूर भाई की। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई और चीजें करने की हमें आवश्यकता है, और इस ग्रोथ में करंट गवर्नमेंट का भी हाथ है। कांग्रेस ने भी अपने पीरियड में काफी अच्छे काम किए हैं, चाहे राजीव गांधी साहब का एरा रहा हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, या यूपीए 1 रहा हो। तो मेरे हिसाब से जो है कंट्री इज ग्रोइंग इन अ वेरी वेरी हेल्दी मैनर। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरीके से आरोप लगा दिए गए, जैसे आपने आपने पड़ोसियों को सारे डेटा बता दिया, ये डेटा क्या पहुंचता नहीं है जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्योंकि उन्हें अगल बगल की चीज़ें भी दिखी रही हैं और बहुत ज़्यादा वो खुद भी मंत्री रहे और उन्हें सारी चीज़ें पता है। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी पार्टी का भी सम्मान करता हूं, और उनकी पार्टी का भी रोल रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ में। ऐसा नहीं है। राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तभी आईटी की इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुई। राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तभी टेलीकॉम के अंदर रेवोल्यूशन देश में आया। मनमोहन सिंह साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, तभी लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। यूपीए 1 का पीरियड था जब 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर आई। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस का और यूपीए का भी अपना रोल रहा है ग्रोथ में। और डेटा तो ये कोई आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट का डेटा नहीं है, ये वो डेटा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, जिसके बेस पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिसीजन लेते हैं। दुनिया आज हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। आज हमारा सेंसेक्स 81,000 से ऊपर है। क्यों है? क्योंकि चाहे अमेरिकन इन्वेस्टर हो, ऑस्ट्रेलियन हो, यूरोपियन हो, सब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई अपना पैसा ऐसे नहीं लगा देता। अगर हमारी इकोनॉमी कमजोर होती तो बाहर के इन्वेस्टर, वो जो है, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा दे। उनके सामने सारी दुनिया है, वो दुनिया के और हिस्सों को छोड़ के जो हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुस्तान में ग्रोथ दिख रही है, उसको हिंदुस्तान में तरक्की दिख रही है। चाइना, जो कभी हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत तेज ग्रोथ किया करता था, आज हिंदुस्तान से पछड़ा हुआ है। चाइना में आप देखिए, वो भी ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, वहां डेट क्राइसिस है, वहां हाउसिंग क्राइसिस है, वहां लोन्स का इशू है, वहां स्लो डाउन आया हुआ है। वहां पिछले साल 1 क्वार्टर में तो डिफ्लेशन हो गई थी, यानी लोगों की तरफ से डिमांड ही नहीं थी। और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दुनिया मानती है, ग्लोबल फोरम में मैं तो जाता हूं, डिमांड और कंजम्पशन है। और डिमांड और कंजम्पशन ना बढ़ रही होती तो अप्रैल 2024 का मैंने आपको डेटा दिया है जीएसटी कलेक्शन का, 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। जीएसटी कब आएगा? जब लोग जाके बाजार में सामान खरीदेंगे। अगर डिमांड और कंजम्पशन ना हो, अगर मिडिल क्लास और आम आदमी के हाथ में जेब में पैसा नहीं होगा, तो बाजार जाके वो कैसे खरीदेगा? आज आप देखिए, हाउसेस की सेल ले लीजिए, ऑटोमोबाइल की सेल ले लीजिए, हिंदुस्तान कहाँ पीछे है? दुनिया भर की कंपनियां तो हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए। दुनिया भर की कंपनियां जो है हिंदुस्तान में अपना सामान बेचने आ रही हैं। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। मोबाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, डिफेंस एक्सपोर्ट में हम बढ़ रहे हैं। 2022 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई अगर कंट्री दुनिया में नंबर 1 थी, ना वो चाइना था, ना वो यूएस था, वो हमारा हिंदुस्तान था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 था। तो आप देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की का डेटा आपके सामने है। जीडीपी ग्रोथ, जो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, मैंने आपके सामने रखा जी। 8.2% जीडीपी ग्रोथ। मैं आपसे पूछता हूं,
कि क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में? आप बताइए, चाहे जी बड़ी हो या बिल्कुल। छोटी हो। हमसे जो चारों बड़ी इकोनॉमीज मैंने आपको डेटा दिया, पड़ोसियों के हालात मैंने आपको बताए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आप बताइए, आप मेरे भारत का मुकाबला किससे करेंगे आज? बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सतीश बघेल जुड़ चुके हैं। आपने सतीश जी, आपकी पार्टी ने बता दिया कि आय घट रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोगों के पास जो है कि खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, उनकी मजदूरी का उस तरीके से उनको हिसाब नहीं मिल रहा है, उनको उस तरीके का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो आंकड़े आकाश जिंदल जी ने हम लोग के सामने रखे वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जी। मैं हम हेलो। आपकी आवाज़ हम तक आ रही हेलो। है, अपनी बात को पूरा करें। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो जीडीपी है, मैं उसे इतनी इंपोर्टेंस नहीं देता। इंपोर्टेंस देता हूं मैं पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी बड़ी है, ये मायने रखता है। 2004 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 12,000 थी। 2014 में पर कैपिटा इनकम बढ़कर के 87,000 हो गई। और आज की जो अगर हम बात करें 23-24 की पर कैपिटा इनकम 97,000। तो सीधा सीधा जो अगर हम हिसाब लगाएं, 2004 से 14, 10 साल जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो 75,000 रुपए, 75,000 की रही है कांग्रेस के कार्यकाल में। और बीजेपी के कार्यकाल में केवल 11,000 रुपए। कहां 10 साल में 75,000 और कहां 10 साल में 11,000 ओनली। तो पर कैपिटा इनकम मायने रखती है, सेल परचेज ट्रेडिंग ये मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। ये अभी सर ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग घटी है। 10 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से जा चुकी हैं। फोर्ड जा चुकी है, सेवले जा चुकी है, हार्ले डेविडसन जा चुकी है, और भी कई कंपनियां जा चुकी हैं जो नामचीन कंपनियां थी। रियल एस्टेट कितना डाउन हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2010, 13, 7, 8 पीक टाइम था रियल एस्टेट का। आज रियल एस्टेट कहां है। और रही बात इनकम की, जो वास्तव में ही भट्टे पे काम करने वाले हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, उनकी इनकम कम हुई है। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। चलिए डॉक्टर अवरल वो मलिक। बात जी, कुछ ही लोगों के बिजनेस बढ़ रहे हैं, कुछ ही लोगों के पैसा बढ़ रहा है, उससे जो हमारा एक गरीब जिसकी जनसंख्या इस देश में सबसे ज्यादा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनकी इनकम वास्तव में कम हो रही है, उन्हें धंधा मिल नहीं रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल अवरल जी, जवाब दीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, सब लोग आपको सुन पा रहे हैं। जी, देखिए, जहां तक बात है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो फर्जी आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय का आपके चैनल पर रखा, उसके साथ साथ मैं साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर देता हूं। 2 जुलाई 2024 में दैनिक भास्कर की खबर है, जिस प्रकार से 2.28 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, उसको जरा एक बार चेक भी कर सकते हैं, गूगल पर जाकर देख भी सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के संबंध में बात कही, तो एनएसओ का डाटा है 2014-15 का, वो 86,647 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। 2022-23 में 1,72,000 रुपए है प्रति व्यक्ति आय। और जहां तक इन्होंने बात की विकास की, प्रति व्यक्ति आय की, और जिस प्रकार से मजदूरों की चिंता आज करने लगे हैं, तो अपने दौर में इन्होंने क्या कुछ किया वो सबको मालूम है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, घोटाले किए गए। तो जब इनके द्वारा घोटाले किए जाते हैं, जब भ्रष्टाचार किया जाता है, तो इन्हें मजदूरों की चिंता कहां याद नहीं आती है क्या? जब वो पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, वो गरीब की जेब में भी जा सकता था, वो मजदूर की जेब में भी जा सकता था। जो पैसा धीरज साहू के घर में बरामद हुआ, गद्दों के नीचे बरामद हुआ, बिस्तर के नीचे अलमारियों के अंदर जो गड्डियां बरामद हुई, वो धीरज साहू के घर में जो पैसा मिलता है, अगर वो मजदूर की जेब में जाता तो कांग्रेस को प्रसन्नता नहीं होती असल में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। समस्या ये है।
इन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, इन्हीं की पार्टी में घोटालेबाज हैं। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी प्रति व्यक्ति आय की ये बात करते हैं और उसके भी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। जनता आपके माध्यम से करोड़ों लोग आज देख रहे हैं। जी, गुंजन मेहरा जी भी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। गुंजन जी, आप क्या कहेंगी? आपने दोनों ही दल को सुना और बाकायदा जो आंकड़े कांग्रेस ने जारी किए हैं उन सब चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, नमस्कार सभी को। मेरा कहना इसमें है कि सर ये पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा लग रहा है बजाय इंडियन सोसाइटी या इंडियन वेलफेयर या इंडियन इकोनॉमिकल वेलफेयर की बात करने की बजाय। बिकॉज़ अगर हम रियल टर्म्स में देखें, पहली चीज़ तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ सर कि कभी भी कोई भी डेटा या कोई भी बात कोट करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करके तब उसको बोलना चाहिए। ये नहीं है कि आपके मन में आ गया, आपने पॉलिटिकल एनिमोसिटी, आपकी एजेंडाज, आपके जिसको हम कहते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकना, ये सर इट इज़ एन आयरनी। इंडिया जो है, वी आर जनरेशन, आप देखिए, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, जिसको हम डेमोक्रेटिक डिविडेंड अपना कहते हैं। तो हम उसमें क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और इकोनॉमी हमारी इन बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रही है, जिसमें सबसे पहले लिटरेसी, चाइल्ड लेबर। इंडिया में सर लिटरेसी के लिए, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए इतने मूवमेंट्स हमेशा से होते आ रहे हैं। आई वुड नेवर से कांग्रेस ने काम नहीं किया, बट हाँ, ये ज़रूर है, भ्रष्टाचार सही है, बात सही है, लेकिन बात सारी ये है कि इसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का क्या स्टेट रहा है। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जी थे तब एफडीआई हुआ है इंडिया में, वहीं से शुरुआत हुई है। तो हम हमेशा ये कांग्रेस बीजेपी और इसको पॉलिटिसाइज क्यों करते हैं? जयराम रमेश जी जो हैं, चलिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, जबकि उन्होंने फैक्ट्स और डेटा से सपोर्ट नहीं किया है अपने स्टेटमेंट्स को। उन्होंने एक रैंडम स्टेटमेंट फ्लोट कर दिया है और जिसके लिए हम बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। अब डेटा रिसर्च हम कर रहे हैं। तो अगर हम डेटा रिसर्च की बात करते हैं तो सर ने जो है अभी एक्सप्लेन किया था सबसे पहले आकाश जी ने, तो उन्होंने फैक्ट्स के साथ अपनी बात को सपोर्ट किया था। वही मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे पर कैपिटा इनकम है, कभी आप बोलते हैं तो आप उसको ये देखिए, आप ईयरली इनकम की बात, एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, आप मंथली इनकम की बात कर रहे हैं, किस इनकम ब्रैकेट में कितने फॉल कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है जो उस इनकम ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। तो आपने अगर जैसे कोट कर दिया कि जी 1.5 लाख रुपए या 1,70,000 रुपए, तो आपने ये नहीं उसमें ऐड किया कि पर एनम है या पर मंथ है, और कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उसको एक्चुअली अर्न कर रही है, नहीं कर रही है। तो सर मेरा कहना यह है कि पॉलिटिसाइज ना करते हुए इन चीज़ों को अगर हम एक्चुअली स्टडी करें, ठीक है, उन्होंने हमारा अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट किया है, सो नाउ वी शुड एक्चुअली सी द डेटा। जैसे कि आपने बोला कि कुछ कंपनीज इंडिया को छोड़ के चली गई हैं, फोर्ड चली गई हैं सर, उसकी अलग रीजंस हैं। आपको रीजंस उसके पहले पता करने चाहिए कि वो इकोनॉमिक रीजंस हैं या कोई और लेबर उनको नहीं है, या उन्होंने इस ऐसे एरिया में अपना प्लांट ऑपरेट कर रहे थे जहां उसको खुद ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे। इसका इकोनॉमी से आप कनेक्ट करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको पहले डेटा से उसके लिए एनालिसिस करिए, उसके बाद उसको सपोर्ट करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, देखिए एप्पल है, सैमसंग है, टाटाज ने आज की तारीख में जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा वर्ड है जो हिंदुस्तान ने कभी सुना था कांग्रेस की राज में, so to speak of it when we are talking on term in political terms। तो कांग्रेस के राज में कभी किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड सुना था या इसका मीनिंग कभी समझा था? ये ग्रेजुअली इन्हीं, मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैं अगेन आई वुड से कि मैं पॉलिटिसाइज नहीं करूँगी, 70-75 साल किसी ने राज किया है। आज अगर हम फाउंडेशन, एक बिल्डिंग खड़ी है तो उसके नीचे फाउंडेशन भी है, जिसमें ऑफकोर्स कांग्रेस का रोल रहा है। बीजेपी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है, यस एब्सोल्युटली कैरी फॉरवर्ड कर रही है। ये फालतू के एलिगेशंस, हाँ ये ज़रूर है कि और बेटरमेंट हम इन चीज़ों में कैसे कर सकते हैं, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अगेन वही गेम खेलें पॉलिटिक्स का, पॉलिटिसाइज करें चीज़ों को और एक्चुअली प्रोग्रेस कुछ ना हो। वी शुड फोकस ऑन द प्रोग्रेस, जिसमें हमें देखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया जो सर ने नेम किया, एंड यस जो कंपैरेटिव एनालिसिस सर ने दिया वो बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज़ द पीरियड ऑफ कोरोना दैट द होल वर्ल्ड हैज़ फेस्ड।
हम भी उसमें से निकल के आए हैं, बहुत अच्छी तरह निकल के आए हैं। यूपीआई, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। प्लस देखिए, ग्रोथ यस और बेटर हो सकती है, इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सकती है, जैसे मैंने बोला चाइल्ड लेबर और एजुकेशन लिटरेसी, हर सेक्टर में ग्रोथ इंडिया, बिकॉज इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। सो डेवलपिंग कंट्रीज में यही होता है कि आपको ये सारे सेक्टर्स, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, यंग जनरेशन की, उनको हमको गाइडेंस, लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगेन अगर पॉलिटिक्स की बात होती है तो योगी जी ने यूपी में मोबाइल फोन्स बांटे हैं, जिसके अंदर बच्चा पढ़ सकता है, और एक सपोर्ट किया है एजुकेशन का उन्होंने। ये तो चाइल्ड लेबर के मैंने खुद देखे हैं ऐसे मूवमेंट्स चले लगता है हैं गुंजन जी जिसमें की, कि तो पिछली जो योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले अखिलेश गवर्नमेंट ने भी खूब लैपटॉप बांटे थे, तो उससे उससे तो रोजगार और पढ़ाई दोनों को ही कहीं ना कहीं फायदा मिला था। का बिल्कुल यस। तो सर डेवलपमेंट ही हो रहा है और इकोनॉमी हमारी ग्रो ही कर रही है। अब ये बिल्कुल 1% 2% ऊपर नीचे जो आप ये, और वो भी प्रॉपर डेटा से सपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल जैसा सर गुंजन जी, आपको रोकूंगा। एक दर्शक हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ विशाल जी कि कांग्रेस तो स्वयं की हित साधना में लगी हुई है। भारत के नागरिकों से उनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए राहुल गांधी जाति और संप्रदाय धर्म के मामले में डुबो रहे हैं इंडिया को। हर व्यक्ति को दूसरे से अलग कर रहे हैं, स्वर्ण को SC ST से अलग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1965 में देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि भारत की महिलाओं से कि आप जो है अपने गहने गंठे जो भी हैं वो भारत के राष्ट्र को समर्पित कर दें, दान कर दें। लोगों ने दान किया और इसको प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि मेरी दादी ने 250 ग्राम सोना दान किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सोना 252 किलो हुआ था टोटल। मेरी 70 वर्ष की आयु है विशाल जी। मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वो 252 किलो सोना जो कांग्रेस ने इकट्ठा किया था वो कहाँ गया, कौन छीन गया उसको? 252 किलो सोने का आज तक हिसाब नहीं दिया, एक बात। दूसरा, इंदिरा गांधी ने लाल किले में एक काल पात्र दबाया था जिसे कैप्सूल कहते हैं। उस कैप्सूल में राष्ट्र में क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में ब्यौरा दे रखा है। उस समय कहा गया था कि इसमें राष्ट्र के बारे में जो है ब्यौरा दे रहे हैं हम कि भारत किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस कैप्सूल को निकालें और निकाल के उस पर श्वेत पत्र जारी करें और भारत के नागरिकों को पता चले कि कांग्रेस हितकारी है देश के लिए। बिल्कुल या बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। और हम बात कर रहे हैं घटती आय बढ़ती मुसीबत पर, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? शशिकांत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सभी को नमस्कार। मैंने बारी बारी से सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था। एक चीज इसमें हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग जितना भी बात किए उसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात नहीं की। जो वेतन वृद्धि है, जयराम रमेश जी का हम लोग ये पढ़ रहे थे अभी, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें 3-4 चीजों को उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहला जिक्र उन्होंने किया है कि जो वेतन वृद्धि है उसका दर धीमा है। मैं आपको एक डेटा के साथ बताना चाह रहा था कि पिछले 10 वर्षों में जो वेतन का वृद्धि दर है वो ऑलमोस्ट 2.3% के आसपास है। यानी 10 सालों में जो वेतन वृद्धि हुआ है लगभग दोगुने से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। इसमें एक इन्होंने बात किया है कि वास्तविक आय, रियल इनकम का स्टेटस क्या है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वेतन वृद्धि का दर है और जो इन्फ्लेशन का दर है, दोनों में भारी अंतर है। जो वेतन वृद्धि दर है लगभग 2 गुने रेट से जो है बढ़ा है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए पिछले 10 सालों में
कम से कम 5 गुना से 10 गुना % बढ़ गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां की जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, 10 साल पहले कितनी थी, आज देखिए कितना है, लगभग जो है 5 गुना% से बढ़ गया है। तेल का दाम देख लीजिए, खाने पीने का सामान का दाम देख लीजिए, ये पिछले 10 सालों में कितना गुना बढ़ा है। तो जो हमारा रफ्तार है ये इनकम जो धीमे घर का, ये बिल्कुल हमको लगता है कि सही है। दूसरी इन्होंने बात की है कि ये वास्तविक मजदूरी दर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सर तो रियल इन्फ्लेशन भी तो तभी होता है जब इनकम और मनी मैं एक मिनट आप अपनी बातों को रख दीजिए। श्रमिक का जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, हम लोग इसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ते हैं। और जो इनका इनकम है, इनकम के साथ साथ इन्फ्लेशन देखिए, एक मजदूर है और मजदूर का जो इनकम है उसको इन्फ्लेशन के साथ हम लोग जोड़ते हैं, तो वास्तविक मजदूरी दर रियली में बहुत घटा है। वो एक डेटा दिए हैं, आंकड़ा दिए हैं कि जो कांग्रेस के रीजन में 6.8 के दर से जो है वो रियल इनकम बढ़ा था, और 2014 के बाद से निरंतर -1.3% के रेशियो से बढ़ा है। तो ये बिग डिफरेंस है। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि पिछले, आप देख लीजिए उठा के डेटा, 10-11 का जो डेटा है उसमें इन्फ्लेशन रेट लगभग 5% के आसपास था, और आज इन्फ्लेशन रेट बढ़ के जो है ना 9.5% के आसपास है। यानी ये बहुत बड़ा अंतर है। कारण यही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोगों को पॉकेट में पैसा आएंगे नहीं, और डिमांड घटेगा, और डिमांड घटने के कारण है। अभी देखिए एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि बात हमारे साथी लोग कर रहे थे कि ये जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है आपका सेवा क्षेत्र का है, जबकि कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन लगभग 11 से 12% के आसपास है, और औद्योगिक क्षेत्र का भी वही 20 से 25% के आसपास है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2019 के बाद एकदम सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया है। एमएसएमई की स्थिति इतनी खराब है कि लाखों जो है छोटी छोटी उद्योग और कंपनियां बंद हो गई, जिससे लोग बेरोजगार हो गए। तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, जिसमें वास्तविक रूप से किसानों का, मजदूरों का बहुत कम है, बड़े पूंजीपति का ज्यादा है। इसलिए जो इनकम का डिफरेंस देखिए, जो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी इनकम जीडीपी में बहुत कम है, जबकि अमीरों का, अडानी ले लीजिए, अंबानी लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जो इनकम है जीडीपी में बहुत ज्यादा है। और ये डिफरेंस जो है हमारा, ये डिफरेंस ये इंगित करता है कि जो इनकम का इनइक्वलिटी है इतना ज्यादा बढ़ गया है, इससे लोगों में गरीबी बढ़ा है। तो परचेजिंग पावर जो पैरिटी है हमारे यहाँ देश के भीतर, गरीबों का, किसानों का, मिडिल क्लास का लोग घटा है। एक साथी हमारे बात कर रहे थे कि जीएसटी हमारे यहाँ तो रिफॉर्म हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीएसटी के कारण जितने छोटे छोटे दुकान थे, लगभग जो है वो दुकान, छोटे मझोले इंडस्ट्री थे, लगभग अब बंद हो चुके हैं। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जो इनकम का वृद्धि दर है, या हम लोग कहते हैं कि वास्तविक मजदूरी दर का जो वृद्धि दर है, ये 1957-1948 का जो एक्ट है उसी की तरह बढ़ रहा है। नया इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो जब तक आप लोगों के जेब में पैसे नहीं डालेंगे, लोगों को इनकम नहीं बढ़ेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है, रियली एक्चुअली में ये ग्रोथ नहीं है। एक इकोनॉमिक में टर्म है कि जॉबलेस ग्रोथ। आज जो हम लोग कहते हैं कि चीन से हमारा ग्रोथ रेट आगे है, अमेरिका से आगे है, सबसे आगे है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा सबसे ज्यादा तो है। एम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कितना है, कि है। तो जो हमारा इकोनॉमी का जो पैटर्न है, वो पैटर्न जो है गरीब और किसान का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसके कारण क्या है कि हमारा इकोनॉमी और जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, वो दोनों में बिग डिफरेंस हो रहा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखिए, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स में, दोनों में भारी अंतर है जी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बहुत आगे चला गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत नीचे चला गया है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आज का जो दौर है, हम लोग जो ग्रोथ रेट तो हो रहा है, लेकिन उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उसी रेट से बढ़ रहा है, इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, किसानों की आय नहीं बढ़ रहा है। लोग, सरकार तो बोल रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी तो दुगुनी कर देंगे। क्या हुआ?
तो सर, किसानों की आय के लिए जो फार्मर रिफॉर्म्स कर रही थी सरकार, उसका कितना ऑपोजिशन किया गया, उसको होने ही नहीं दिया इम्प्लीमेंट। अब आप नहीं नहीं, सरकार दे रहे मैं हैं, बता रहा हूँ, अब जब आप तक जो दे रहे हैं किसानों सरकार की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक मजदूरी नहीं आय बढ़ेगा, रियल कैसे मजदूरी बात मुझे करें, मुझे तो लगता है, मुझे इन्फ्लेशन मुझे अधिक मैं रहेगा। शशिकांत जी, गुंजन जी, दोनों लोग को रोकूंगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत छोटी सी एक चीज है, नाला सफाई। अब बरसात में लगभग है, उसका जो मूल एक नाला सफाई में एक मजदूर की मजदूरी है वो 235 रुपया है, और वो नाले के अंदर जाके नाले की सफाई करता है वो। बिल्कुल विशाल पंडित जी, एकदम बिल्कुल आपका कहना चाहिए, एक मिनट मैं यही मैं कहना चाह रहा था, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो रियल इनकम है, चाहे मजदूर का हो, किसान का हो, मिडिल क्लास का हो, वो रियल इनकम घटा है, माइनस में है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोगों की इनकम घटा है। भले आप जीडीपी कहिए कि 8% हमारा हो गया, लेकिन लोगों की इनकम क्यों? क्योंकि महंगाई इधर इतना है कि हमारा रियल इनकम घट गया है। अब हमें 200 रुपया इनकम है, उसमें से महंगाई दर जोड़ लीजिए सभी वस्तुओं का, तो पता चलेगा कि 150 रुपया सिर्फ खाने पीने में खर्च हो गया है, और 50 रुपया या किसी किसी के पास 10 रुपया बचता है। तो यही विशाल पंडित जी सही एनालिसिस किए कि जो हमारा मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी रियल इनकम एक्चुअली में घट गया है। और सरकार को चाहिए कि रियल इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे बता रहे थे ना कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे मझोले उद्योग तबाह हो मुझे तो चुका लग है, रहा है लाखों कि एक जो वर्ग हो बट गई गए है, हैं, उस पर चालू बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं आप सबको रोकूं, शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके से एक फिर नहीं बहस कि अभूतपूर्ण घरेलू आय में जो गिरावट है उसको लेकर आज जयराम नरेश ने बाकायदा कुछ आंकड़ों के साथ बयान जारी किया है। सर जी, नहीं, क्या होता है हमारे देश में जो न्यूनतम मजदूरी है ना, उसका पालन होता नहीं है कहीं पे भी। शायद आप में से किसी को ये बात पता नहीं होगी या होगी भी, 2020 में मजदूरी के सारे कानून खत्म हो गए, कर दिए इसी सरकार ने, और उसकी जगह हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड आ गया है। 13 कानून थे मजदूरों के हितों के कानून थे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते थे, 1947 से चल रहा था, वो कानून भी खत्म कर दिया। इवन पत्रकारों का कानून भी खत्म हो गया 1955 से, जो मिनिमम वेज एक्ट कानून है उनका। तो होता यह है कि जब आप मिनिमम वेज का इंश्योरेंस खत्म करके पर घंटा हायरिंग कर देंगे अमेरिका की तरह, और दर वही रखेंगे 10 रुपया घंटा, मतलब पत्रकार को मिलना चाहिए 240 रुपया दिन में मिनिमम। तो अगर आप सोचिए कि रोज हर साल 10,000 पत्रकार पैदा होते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, अब उनको अगर 240 रुपया पर डे मिलेगा, जिसमें से 5 दिन उनका छुट्टी का निकल जाएगा, तो क्या वो अपना घर का खर्च चला सकते हैं 10-12 हजार रुपए में? तो ऐसे ही सारे बीड़ी मजदूर, सिनेमा मजदूर, जितने भी मजदूर हैं, उनके सारे कानून खत्म हो गए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप उस कोड में कहीं नहीं है, मैंने पढ़ लिया, इसलिए वो लागू नहीं हुआ है 4 साल होने के बाद भी, आज तक कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो हो ही रहा है कि जो पूंजी वर्ग है, जो पूंजी के ऊपर टिका हुआ है, जो वो लेबर को मजदूरी नहीं देना चाहता। ये भारत की परंपरा है। यूरोप में आप देखिए न्यूनतम मजदूरी $12 12 यूरो पर घंटा है। यहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी को इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी वहां का मिस्त्री कमाता है, तो वो वहां की महंगाई को कॉम्पनसेट कर लेता है। फिर बात ये होती है, अभी सरकार, अभी आप देखेंगे, आज गूगल करेंगे तो आपको महंगाई दर गिरी हुई मिलेगी, 2.94% पे गिरी मिलेगी, 5% से आज की दर अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये महंगाई कम कैसे हो रही है, बाजार जाता हूँ तो बढ़ी मिलती है। होता यह है कि टमाटर 100 रुपए किलो से घट के अगर 95 रुपए किलो आ गया है तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल। या 80 रुपए किलो भी आ गया है तो वो 20% घटा दिखता है आपको। क्या ये तो 20% रिकॉर्ड में कागज पे दिखेगा कि टमाटर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, 20% कीमतें कम हो गई। अरे दादा, वो 10 रुपए केजी की कमोडिटी आप 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, जिसे घटा के आपने 20 कर दी, तो एक्चुअली उसकी कीमत आज भी 80% ऊपर है। तो इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन 80% है, जिसे आप बता रहे हो कि घट के 5% है या 2%। तो हमारे यहाँ जो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे करने वाले, और वो गुड़ी गुड़ी पिक्चर देते हैं कि हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, हमारा टैक्स इतना बढ़ गया, हमारा ये, तो फिर ये लोग परेशान क्यों अगर बढ़ गया है? तो उसके पीछे की सच्चाई यही होती है कि ठंड के दिनों में भी उतना ही टमाटर आता है जितना बारिश में आता है ऑलमोस्ट, मगर रेट बढ़े रहते हैं। कारण क्या है
कि वो रेगुलर सप्लाई नहीं है उसकी। तो डिमांड कम होने से भी प्राइस घटती है, लेकिन हाई प्राइस से घटती है तो आपको दिखती है कि महंगाई कम हो गई है आंकड़ों में, लेकिन वास्तविकता में वो आपकी रीच से बाहर है। फल आप कोई खरीद नहीं सकते, सब्जी, अब फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, हर चीज की फूड प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई है। उसका कारण है कि प्रोडक्शन का और सप्लाई का, डिमांड सप्लाई का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है नोटबंदी के बाद से लोग बहुत डर गए, वो बैंकों में पैसा रखते नहीं है। दूसरी बात, जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादातर अब डिजिटल हो रहा है, तो बाजार में कैश नहीं है। तो होता ये था कि जब कैश फ्लड होता था बाजार में तब महंगाई बढ़ती थी, और जब कैश एब्जॉर्ब हो जाता था तो महंगाई नीचे आ जाती थी, प्राइसेस कूल हो जाती, ठंडी हो जाती, कम हो जाती। अभी उल्टी गंगा बह रही है, बाजार के कैश से महंगाई का कोई लेना देना नहीं। बाजार में कैश नहीं है तो भी महंगाई बढ़ी हुई है, बाजार में कैश है तब भी महंगाई बढ़ी हुई है। तो सरकार के पास जो एक टूल होता था, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मनमोहन सरकार ने, यानी यूपीए सरकार ने 13 बार एक साल में रेट कम ज्यादा किए थे, शायद 2013-14 की बात है। तो वो एक टूल था उनके पास कि महंगाई को कम ज्यादा कर सकते थे, रेट घटा करके या रेट बढ़ा करके, कैश को फ्लड करके और कैश को एब्सॉर्ब करके। अभी ये हो गया कि आप वो टूल आपके काम का ही नहीं है। तो सरकार के पास महंगाई को कंट्रोल करने के टूल धीरे 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 करके सब खत्म हो गए, है नहीं, तो कंट्रोल नहीं है, तो बाजार अपने हिसाब से कीमतें तय कर रहा है। तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि दवाई की कीमत कितनी होनी चाहिए और आय कितनी होनी चाहिए कि वो कॉम्पनसेट हो जाए। और ये सारी झंझट शुरू हुई है, जिसके खिलाफ मैं लिखा करता था। हालांकि ये मोदी सरकार का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये प्लान था यूपीए सरकार का, कौन सा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसको ऐसा का ऐसा लगा दिया। उसको क्या है, उस पर अगली होमवर्क होता, चीजों को डिमांड की इलास्टिसिटी को देखा जाता, चीजों की प्राइसेस को देखा जाता, मेहनत होती, वर्क होता, समीकरण लिखे जाते, स्टडी होती, तब जाकर के अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो आज देश का परिदृश्य दूसरा होता, ये संकट खड़े नहीं होते। उसे क्रूड फॉर्म में लगा दिया, जैसा था वैसा का वैसा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ तनुज दीक्षित है, आर्थिक मामलों के जानकार। तनुज के पास चलेंगे। तनुज जी, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपके मायने क्या है? देखिए, इंडिया जो है, हंगर इंडेक्स की हम बात करते हैं तो 111 यानी 111 पायदान पर है। 125 देशों का भी जो सर्वे हुआ था उसमें से हमें भारत के अंदर इस समय जो आरोप कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा आज जो प्रेस नोट के जरिए उठाए गए हैं, इस पे गंभीरता से एक विचार ये भी रखना चाहिए कि क्या वाकई में जो डेवलपमेंट है, जो जीडीपी ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, क्या वो वाकई में उस लेवल पर लोगों तक वो सुविधाएं, वो जो ग्रोथ, वो अमाउंट, वो सब चीजें पहुंच पा रही है? इसके ऊपर एक विचार करने की स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले जो 10 वर्षों में इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल हर चीज के अंदर, चाहे वो सैलरीज के अंदर हो, चाहे वो अमाउंट के अंदर हो। जीडीपी भी हमारी काफी ग्रो कर रही है, हर साल जीडीपी ग्रोथ का अलग अलग रेशियो रहता है। इस साल भी हमारी 4.3 से जीडीपी ग्रोथ हुई है। देखिए, काफी सारी चीजों के अंदर फर्क यही पड़ता है कि जीडीपी बढ़ने से सरकार का विकास हो रहा है, राष्ट्र का कितना विकास हो रहा है वो तो लोगों के ऊपर आधारित है। लोगों का विकास भी देखना होगा, लोगों का जन धन तक, मन तक, जो लोगों तक क्या स्रोत पहुंच रहे हैं, क्या उनको फायदे पहुंच रहे हैं, क्या उनको सहूलियत मिल रही है, क्या उनको बेसिक अमाउंट मिल रहा है। आप कागजों पे काफी अमाउंट दिख रहा है कि ये अमाउंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये मिल रहा है, इतना रुपया पर डे की लेबर का कॉस्ट है, ये सब चीजें दिख रही है हमें। लेकिन क्या एक्चुअल में वो जो अमाउंट है वो पे किया जा रहा है, वो लोगों तक, नागरिकों तक वो अमाउंट पे मिल रहा है? तो ये सारी चीजें मैटर करती है। चाहे गरीबी रेखा की नीचे की बात करें, चाहे कोई सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही सुविधाओं की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य के अंदर हो, चाहे वो रोजंदारी रेगुलर वेजेस की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। तो इस पे देखना ये होगा कि देश का विकास तभी होगा जब लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा उन चीजों का जो उनके लिए प्रस्तावित है। तो वो प्रस्तावना जो है वो कागजों पर है, लोगों तक पहुंच रहा है, क्या उनको फायदा मिल रहा है? महंगाई एक अपनी जगह अलग जा रही है, अमाउंट उनको खर्चे के आधार पे क्या प्राप्त हो रहा है? ये सब एक सवाल है विशाल जी, जिनके जवाब जो है सरकार को ही देना होंगे। और निश्चित रूप से जो जिस तरीके से क्वेरीज हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो आंकड़ों पर आधारित है। तो हमारा एक मानना है कि आंकड़ों को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सतीश बघेल, उनके पास चलूंगा। सतीश जी,
इतनी बातें हुई, आपके मन में बहुत सवाल थे, आप बोलना चाह रहे थे, बताइए। विशाल जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो घोटालों की बात कर रहे थे। हालांकि घोटालों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है वो कुछ और है। राम मंदिर में, राम मंदिर की छत चाहती है, पार्लियामेंट इन्होंने बनवाया, पार्लियामेंट की छत चाहती है, पानी टपकता है वहां से। 205 लाख का करोड़ का इन्होंने कर्जा कर दिया है पिछले 10 सालों में। 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया है, जो 75 सालों में ही नहीं हुआ। तो ये जो बातें हैं इन्हें नहीं करनी चाहिए, घोटाले की बात नहीं करनी चाहिए। धीरज साहू की इन्होंने बात की, ऐसे हमारे पास एक धीरज साहू है, आपके पास दुनिया भर के धीरज साहू भरे पड़े हैं। आपने ईडी के छापे लगवाते हैं, 132 छापे आपने लगवाए, जिनमें से एक बंदा दोषी पाता है, 131 है जो वो इक्विटल निकलते हैं। तो ये क्या है? ये जो इस तरह की जो राजनीति है ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमें सत्ता से सवाल करना है, देश का मामला है, ग्रोथ का मामला है, तो वो जो सवाल है वो सत्ता से होने चाहिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता है तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस के पीछे खड़े होकर और अपने आप को बचा लें या छिपा लें, ये हो नहीं सकता है। जी अविरल, फाइनल कमेंट। जी देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस के प्रवक्ता की, तो इन्होंने उत्साह में जिस प्रकार से स्वीकारा कि हमारे पास एक धीरज साहू है, बड़े गर्व के साथ इन्होंने कहा। तो जनता देख रही है जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार के विषय पर इन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जिस प्रकार से इन्होंने बढ़ाया है वो सबको मालूम है। और जहां तक बात है इकोनॉमी की, ये इकोनॉमी पर बात ही आखिर क्यों करते हैं? इन्होंने बैंक में खाते नहीं खुलवाए, बैंकों में खाते हमने खुलवाए हैं, जनधन बैंक अकाउंट्स। उन खातों में कुछ हो भी तो, उन खातों में कुछ आए भी तो अविरल भाई, आना तो बहुत कुछ था उसमें। अब खाते खुलवा ले, इसका मतलब ये थोड़ी कपड़ा ले आए तो पैंट अपने आप सिल जाएगी, सिलवाना पड़ेगा ना उसको। बैंक खाते खुल गए हैं, उसमें कितने लोग क्या कर पा रहे हैं बता दीजिए जरा। जी देखिए, जहां तक बात ऐसा ही है सर, बैंक खाते खुलने से बहुत बेनिफिट हुआ है। जो भी इंटेंडेड जो स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज तक पहुंच रही हैं। राजीव गांधी इन हिज ओन स्टेटमेंट एक्सेप्टेड दिस कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो जहाँ भेजता हूँ वहां पहुंचने तक 25 पैसा ही पहुंच पाता है, वो भी मैं मॉडरेट करके, उन्होंने मतलब कहा था कि ये। तो देखिए, आप बिल्कुल कांग्रेस जो है, आप बिल्कुल, आपकी चादर जो है सफेद तो नहीं है, काफी मैली है। हमने एडमिट करते हैं, जो एडमिट करता है वो सच्चा आदमी होता है मैडम, ये भी आप समझिए। मेरा एडमिट करने से क्राइम करता है वो सच्चा आदमी होता है, जो एडमिट नहीं करता है वो झूठा आदमी होता है। तो क्राइम तो सर, क्राइम तो वही रहेगा। आप किसी का अगर चलिए, शशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हो? मेरे पास डिबेट में बहुत कम समय बचा है, मैं दोनों लोग को रोकूंगा। शशिकांत जी फाइनल कमेंट, फिर मैं डिबेट को क्लोज कर रहा हूँ। तो आपका और जो भी डिजिटल इंडिया जो मूवमेंट चले हैं, जो स्ट्रिक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, चाहे लाडली ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला ले लीजिए, ये सब बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, बीच में कोई कुछ नहीं खा रहा है सर। इसलिए सर हर चीज को आप ये नहीं कह सकते हैं सर कि ये हर ही चीज खराब है। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। गुंजन जी मैं फाइनल कमेंट लूंगा शशिकांत जी से। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में बता रही है, जो आंकड़ा दिया गया है ना सर, 14.5% और 16 मैं कह रही थी ना, डेटा के साथ आना चाहिए। मैं आपको डेटा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, टर्म 1 में 8.4% की ग्रोथ हुई है, और एक टर्म 2 में 6.7% की ग्रोथ हुई है इन द यूपीआई गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, जिसको कि, तो सर आपके ये डेटा जो हैं ये आपके मैच नहीं करते ना। 14.5% और 16.5% जो आपने डेटा है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, अगर हम लोग यहाँ बैठ के डेटा अलग बता रहे हैं, तो जयराम नरेश तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही बड़े व्यक्ति, उनके पास भी डेटा कहीं से पहुंचा होगा। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आज उठे ब्रश क्या कहते चलो आज ये डाटा लेके पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा मैडम। सर यही तो बात है कि मुझे बस सोर्स बता दें कि कहां से डेटा किया है। वही चर्चा का विषय। चलिए शशिकांत जी का मैं आपको रोकूंगा, मैं मेरे पास समय कम है, मैं शशिकांत जी के पास जाऊंगा, फाइनल कमेंट लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करता हूँ। शशिकांत जी, मैं देख रहा था, देखिए 2-3 चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगा। सबसे पहला कि इन्होंने बताया कि हम लोगों ने इतने लोगों का खाता खुलवाया। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, तो 50% से अधिक लोगों का खाता बंद हो चुका है।
जिनका कुछ पैसा भी था वो लगभग एनपीए हो चुका है और लोगों के खाते में पैसे नहीं है। तो ये आप ये सही नहीं कर सकते हैं कि हमने खाता सर, तो खुलवा आप क्या दिया तो चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मैम, मतलब मैडम, आप खाते में पैसे चले गए। दूसरी क्या बात मैं ये कहना चाहता था उन्हें दूसरी बात मैं ये चलिए कहना चाह रहा था गुंजन जी बात खत्म हो जाने दीजिए शशिकांत जी की। रहा है आज की मैम आज की तारीख में इतना मेहरा मैम एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ भी कर लीजिए जब तक गरीबों पैसा नहीं होगा, खातों में पैसा डालना शुरू कर देंगे सर। एक मिनट मैम, एक मिनट। जब तक गरीबों के किसानों के जेब में पैसे नहीं जाएंगे, किसानों ने तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी एक मिनट सुन तो अरे लीजिए। सबने अपने पैर पे मैम कुल्हाड़ी मार ली है तो फिर बचा ही क्या है। अब आप कह देंगे कि जो बात बता के गई खोली गए थे खाते, मैं सबको रोकूंगा। अविरल जी, जो बात आपके पार्टी ने बताई थी कि भैया 15 लाख आएंगे, इसी बिना पे तो खुले थे ये खाते। ये खाते खुलने का मेन मकसद ही यही था, सब लोग पहुंच गए थे बैंक, और बाद में हुआ नहीं। अभी विशाल जी मैं बता रहा हूँ ये बीजेपी वाले से ऐसी थोड़ी ना 15 लाख आ जाएंगे। आप डिफेंड कर रही हैं, बकायदा मंचों से ये बात कही गई थी। चालू है, ये बात मंचों से कही गई थी। अगर खटाखट पे हम 7,500 रुपए के लिए कांग्रेस के दफ्तर का लोग घेराव कर रहे हैं, तो 15 लाख के लिए मोदी जी कभी कह भी नहीं सकते कि भैया ये उनके कहने के बाद ही इतने खाते खुले जनधन योजना के तहत। सर, उससे बेनिफिट मैक्सिमम जनधन के खाते बंद हो चुके हैं और जिनके कुछ पैसे भी थे बैंक में ना, वो बैंक वाले काट लिए हैं, बैलेंस निगेटिव में है, माइनस में है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए जरा सा, कि हम लोग इतना विकास का दावा कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि बेरोजगारी का स्तर कितना है? क्या लाखों युवा बेरोजगार है, हमारे सड़कों पर भटक रहे हैं? रोजगार मिला क्या उनको? नहीं मिला है। 40% बेरोजगारी दर है, जो 40 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी वर्तमान में है। मैम, इसको आप रोजगार दीजिए, लोगों को पॉकेट में पैसे डालिए, तब जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका, गुंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल भाई आपका बहुत बहुत, तनुज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आकाश जिंदल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे घटती आय बढ़ती मुसीबत। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और विकास के झूठे वादों की बात कही। फिलहाल इस कार्यक्रम में था। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।